गुड आफ्टरनून एवरीवन, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। है ना, हम पढ़ रहे थे बेटा हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। उसमें एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, एड्स। है ना, तो डिजीज में हम एड्स वायरल डिजीज है, इस वायरस से होता है ये। है ना, तो एड्स के बारे में समझेंगे कैसे होता है, हाउ इट कंटामिनेट्स, हाउ ये होता है, इसका क्योरमेंट क्या है, डिजीज कैसे प्रोपोगेट होता है, वो सब डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या है बेटा? ए से एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। है ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स डे भी हम मनाते हैं। है ना, एड्स डे भी मनाते हैं। कब मनाते हैं बेटा? 1 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? एड्स डे मनाते हैं। अभी अगले महीने आने वाला है 1 तारीख को, है ना, एड्स डे मनाएंगे। तो एड्स डे है क्या? इट्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब क्या है? सिंड्रोम का मतलब है कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, है ना, लक्षणों का समूह। है ना, लक्षण जैसे फीवर है, ये है, नाक बह रहा है, ऐसे कई सारे लक्षणों का जो समूह होता है उसको हम ग्रुप को क्या बोलते हैं? सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये एक सिम्टम नहीं है, ये कई सिम्टमों का एक साथ क्या है वो है, इसलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं? सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। पैथोजन कौन है? HIV। किससे होगा ये? HIV से होगा, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। है ना, ह्यूमन को होता है इम्यूनो डेफिशिएंसी। इम्यूनो मतलब आपका प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम, डेफिशिएंसी मतलब कम हो जाना, आपके इम्यून सिस्टम को ये वीक करता है, कमजोर करता है, ये ऐसा वायरस है ना। इसीलिए इसको हम बोले थे कि एक्वायर्ड इम्यूनो। एक्वायर्ड मतलब आपने जीवन में एक्वायर किया है, ये कॉन्जेनिटल बाय मदर बाय बर्थ नहीं मिला है आपको, है ना, बाय बर्थ नहीं मिला है, ये जीवन में एक्वायर किया हुआ है। तो एक्वायर किए हैं, इसीलिए एक्वायर इम्यूनो डेफिशिएंसी, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, डेफिशिएंट हो जाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? एड्स बोलते हैं। HIV वायरस से होता है। इट इज अ नॉट कॉन्जेनिटल डिजीज, ये कॉन्जेनिटल डिजीज नहीं है। कॉन्जेनिटल मतलब होता है बेटा जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग को पास होता है उसको कॉन्जेनिटल बोलते हैं। तो ये कॉन्जेनिटल डिजीज नहीं है, ये एक्वायर्ड डिजीज, हम इसको एक्वायर करते हैं अपने खुद लाइफ टाइम में। है ना, फर्स्ट रिपोर्टेड इन USA, सबसे पहला एड्स का केस, है ना, 1981 में USA में रिपोर्ट किया गया था। सिंस देन उसके बाद 25 लाख लोगों से ज्यादा पीपल एड्स जैसे बीमारी से क्या हो चुके हैं? मर चुके हैं, दे हैव बीन किल्ड ड्यू टू एड्स। है ना, मोर देन 25 मिलियन। क्लियर? तो HIV का हम क्या करते हैं? पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि HIV वायरस में क्या है, क्या इसके वायरस में RNA है कि DNA है, कैसा वायरस है ये, है ना। तो HIV सबसे पहले आप याद रखोगे ये एक रिट्रो वायरस है। ये कैसा वायरस है? रिट्रो वायरस है। रिट्रो वायरस उसको बोलते हैं, जब भी रिट्रो वायरस सुनोगे, रिट्रो मतलब होता है जिसका जीनोम RNA का बना हो, जिसका जेनेटिक मटेरियल जीनोम क्या हो? RNA हो, उसी को आप क्या बोलते हो? रिट्रो वायरस बोलते हो। है ना, जनरली क्या हो सकता है वायरस के अब DNA भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, डबल स्ट्रैंडेड DNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, डबल स्ट्रैंडेड RNA, ये सभी वायरस में जेनेटिक मटेरियल का काम कर सकते हैं। तो कुछ वायरस ऐसे हैं जो उसमें जीनोम क्या है? RNA है, उसी में से एक टाइप है HIV। है ना, HIV का जो स्ट्रक्चर हम देखें तो सबसे अंदर में आप ये जो 2 थ्रेड लाइन स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है। कितना है? 2 है ना, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। क्लियर यहाँ पे? उसके बाद ये जो ब्लैक कलर का डॉट लगा के आपको RNA के साथ दिखा रहे हैं, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। ये क्या है बेटा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। है ना, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़े थे, तो DNA से RNA को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। RNA से DNA बनाओगे तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए एंजाइम लगेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो कि रेट्रो वायरस के पास होता है ना। इनके पास RNA टू cDNA बनाने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। इसके अलावा इन वायरस के पास कुछ नहीं है, ना ये DNA बना सकते हैं, ना ये ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं, ना ये ट्रांसलेशन कर सकते हैं, लेकिन RNA टू DNA बनाने का सामान ये लेके घूम रहे हैं। क्लियर है बात? ये अपना ट्रांसक्रिप्शन खुद नहीं कर सकते, ट्रांसलेशन खुद नहीं कर सकते, ये डिपेंडेंट है होस्ट पे। ये होस्ट का मशीनरी, जैसे हमारे सेल में इन्फेक्ट किए, हमारे ही सेल का DNA रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन यूज करके ये क्या करते हैं? अपना प्रोटीन बनाते हैं। इनका खुद का कुछ नहीं होता है ना, खुद का सिर्फ क्या है आपके पास? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। उसके बाद आपके पास प्रोटीन का लेयर है जिसको आप क्या बोलते हो? कैप्सिड। है ना, वायरस का स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं
है ना। वायरस का स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं तो इसका हम बोलते हैं कि वायरस आर जनरली न्यूक्लियोप्रोटीन, मतलब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन है, प्रोटीन का एनवेलप होता है ना, एनवेलप मतलब कवर होता है। तो यहाँ पे भी आप क्या देख रहे हो कि आरएनए के ऊपर प्रोटीन का एक कवर है जिसको आप बोल रहे हो कैप्सिड, और कैप्सिड का हम नाम दे रहे हैं P24, है ना। 24 इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है उसके हिसाब से इनका नाम रखा हुआ है प्रोटीन 24 समथिंग लाइक दैट, P24, है ना। P24 से ये आपका कैप्सिड हो गया। आपको पूछ सकता है कैप्सिड कौन से प्रोटीन का बना हुआ है, P24 का बना हुआ है, क्लियर है। आगे बढ़े तो कैप्सिड के आसपास में इनका क्या है, मैट्रिक्स है। ये कैप्सिड के बाहर ये जितना भी दिख रहा है ये सब क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मैट्रिक्स में भी आप क्या देख रहे हो, एक और प्रोटीन का सर्कुलर लेयर दिख रहा है, आपको दिख रहा है, इसको हम बोल रहे हैं बेटा मैट्रिक्स प्रोटीन, इसको हम क्या बोल रहे हैं, मैट्रिक्स प्रोटीन। तो कैप्सिड है, कैप्सिड के बाहर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में प्रोटीन है, उसको आप मैट्रिक्स प्रोटीन बोल रहे हो, वो कौन सा है, P17 इज द मैट्रिक्स प्रोटीन। और आगे बढ़े तो आपको लिपिड का लेयर दिख रहा है, ये डबल लाइन जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, लिपिड का लेयर दिख रहा है। और लिपिड लेयर में आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ और बैडमिंटन शेप के प्रोटीन लगे हुए दिख रहे हैं। पूरे लिपिड लेयर में आपको दिख रहा होगा बैडमिंटन शेप का कुछ क्या लगा है, प्रोटीन लगा हुआ दिख रहा है। इस प्रोटीन को आप नाम दे रहे हो GP41, क्या नाम दे रहे हो, GP41। 41 बेसिकली इनका मॉलिक्यूलर वेट है ना, उसका मास कितना है, वेट कितना है वो। और GP मतलब ग्लाइकोप्रोटीन, क्या बोल रहे हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, GP41। ये जो बैडमिंटन है इसको आप क्या बोल रहे हो, ग्लाइकोप्रोटीन 41। और इस ग्लाइकोप्रोटीन 41 के ऊपर एक और कैप जैसा स्ट्रक्चर लगा हुआ है, आपको दिख रहा है ब्लू कलर का कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको आप, ये भी क्या है, प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, GP120, क्या बोल रहे हैं इसको, GP120। ये सबसे आप तो इसको याद रखो कम से कम कि ये P24 है, कौन, कैप्सिड, P17 मैट्रिक्स प्रोटीन है, GP41 अगर आप भूल भी जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, GP120 सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो GP120 है ना, ये जो GP120 है इसका कंप्लीमेंट्री आपके मैक्रोफेज, कौन से सेल बोल रहा हूँ ध्यान सुनना, मैक्रोफेज और टी हेल्पर सेल में इनका कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट है। इसका मतलब अगर ये हाथ है, समझो ये GP120 है, तो इस GP120 का जो इस हाथ से हाथ मिलाएगा, ये क्या है, ये आपके मैक्रोफेज और टी हेल्पर सेल में प्रेजेंट है। ये GP120 ये आपस में क्या हो सकते हैं, एक दूसरे से कंप्लीमेंट्री, मतलब बाइंडिंग होगा, एक दूसरे को पहचानेंगे रिसेप्टर से, उस सेल से, मैक्रोफेज सेल से ये HIV वायरस कैसे जाके लगेगा, तो आप बोलोगे GP120 का मैक्रोफेज सेल के ऊपर रिसेप्टर है, तो उसके साथ ये जाके ये बैठ गया, लगने के बाद मैक्रोफेज सेल के अंदर ये घुस जाते हैं, है ना, टी हेल्पर सेल के अंदर ये क्या करते हैं, इंटर कर लेते हैं। तो उससे पहले इनको चिपकना पड़ेगा, और चिपकने के लिए आपके बॉडी में n नंबर ऑफ सेल्स है, लिवर सेल है, पैंक्रियास सेल है, तो कौन से सेल में GP120 का, मैक्रोफेज और टी हेल्पर सेल में GP120 का कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट है, इसीलिए ये आपके मैक्रोफेज और टी हेल्पर सेल में जाके बाइंड करेंगे, किससे, GP120 से। तो आपको HIV वायरस में 2-3 पॉइंट खास याद रखना है। एक तो आपके पास दो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, उसके बाद आपके पास कैप्सिड प्रोटीन है जिसको आप क्या बोल रहे हो, P24, फिर मैट्रिक्स P17, फिर GP41 और GP120 जो कि कंप्लीमेंट्री आपके मैक्रोफेज और उससे। तो ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ HIV हुआ। आगे हम बढ़े, हम देखते हैं कि HIV वायरस आपके सेल के अंदर इंटर कैसे करता है। पहली बात तो आप ये समझ रहे हो कि इसके अंदर जो जीनोम है वो RNA है ना, इसके अंदर जीनोम क्या है, RNA है, आपके सेल में घुस रहा है, तो आपका जो जेनेटिक मटेरियल है, जीनोम है, दैट इज DNA, वो DNA है। इसका मतलब आपके DNA के साथ उसको अगर लगना है तो DNA के साथ बीच में RNA घुसा दिया, ऐसा नहीं हो सकता, DNA के साथ DNA ही लगेगा, डबल स्ट्रैंडेड DNA के साथ DNA लगेगा। इसका मतलब इसको पहले RNA से DNA बनना पड़ेगा आपके सेल के अंदर। उसके लिए ये अपना इंतजाम करके आया है, क्या लेके आया है साथ में, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये RNA से DNA बनवा लेगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, चलो यहाँ आ जाओ। आप देखो ये एक वायरस है ना, ये वायरस है, ये आपका समझो कि ये बड़ा सा बाउंड्री बनाया है, ये आपका समझो कि ह्यूमन सेल है, राइट। फॉर एग्जांपल टेक इट एज अ मैक्रोफेज, तो मैक्रोफेज समझ लो, ये मैक्रोफेज है, इसमें इसका न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, न्यूक्लियस के अंदर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको क्या दिख रहा है, DNA दिख रहा है, जेनेटिक मटेरियल दिख रहा है, फाइन। ये वायरल
आरएनए कोर मतलब अंदर आरएनए है, उसके ऊपर जो जितना भी ये रीजन है, आरएनए के ऊपर जितना भी रीजन है, इसको हम बोलते हैं कोर, है ना। तो वायरल आरएनए कोर, ये वायरस आपके क्या किया, आपके सेल को इन्फेक्ट किया। इन्फेक्ट करने से क्या होता है बेटा, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है ये आपके सेल के अंदर घुस जाता है, बाकी जो कोर है, जो प्रोटीन का लेयर बाहर कोर है, वो बाहर ही रह जाता है। क्लियर? तो ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये कोर बाहर रह गया और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के साथ वायरल आरएनए इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सेल। आपके अंदर ये आरएनए आ गया और साथ में क्या लेके आया है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम लेके आया है। ये इसके पास था। इसने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने क्या किया, इसको डीएनए बना दिया, तो वायरल डीएनए प्रोड्यूस्ड, वायरल डीएनए बन गया। अब ये डीएनए रेडी है कि आपके डीएनए के साथ क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, इंटीग्रेट हो जाए। क्या है ये क्या चाहता है बेटा, ये चाहता है कि इसका ट्रांसक्रिप्शन हो, ट्रांसलेशन हो और उससे प्रोटीन बने, और उससे प्रोटीन बना के वो क्या करे, पूरा नया वायरस बनाए। ये जो सब प्रोटीन है ये सब आपके मशीन को, आपके सिस्टम से यूज करके बनवाएगा वो, क्योंकि उसके पास है ही नहीं ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के लिए। इसीलिए हम बोलते हैं कि दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, है ना। तो वो आपके सिस्टम का मशीन यूज करना चाहता है, उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, आपके डीएनए में जाके इसको लगना पड़ेगा। तो ये डीएनए क्या करेगा, ये आके आपके डीएनए में, ये बड़ा सा आपको ब्लैक रीजन, हार्ड थोड़ा डार्क करके दिखा रहा हूँ, ये रीजन, ये आपको जाके आपका वायरल डीएनए क्या हो गया, इनकॉर्पोरेट हो गया, मतलब इंटीग्रेट हो गया, लग गया। अब लग गया तो इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, आरएनए भी बन जाएगा, डीएनए आरएनए भी बन जाएगा, और इससे ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन भी बन जाएगा। और वायरस में है क्या चीज, आरएनए और प्रोटीन, यही दो चीज तो है। उसको आरएनए और प्रोटीन बनाना था, इस आरएनए और प्रोटीन को आपस में इकट्ठा करके वो नया वायरस बना लेंगे आपके सेल के अंदर। ठीक है, असेंबल हो गए, असेंबल होके क्या बन गए, बहुत सारे नए वायरस बन गए। ये वायरस क्या करेंगे, इस सेल को छोड़ते हुए बाहर निकलेंगे, और बाहर निकल के अब क्या करेंगे, आजू बाजू के दूसरे सेल को भी क्या करेंगे, इन्फेक्ट करना चालू करेंगे, और वहां पे भी जाके ये खेल खेलना चालू करेंगे। हर सेल में जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, रिलीज होते हैं, नए सेल को इन्फेक्ट करते हैं, यही इनका खेल है। क्लियर है बात एकदम? आप इसको याद रखो, आपको बायोटेक चैप्टर में भी जरूरत पड़ेगा रेट्रोवायरस, सही है। तो आप इसको मैकेनिज्म को याद रखो कि आरएनए आता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से डीएनए बनता है, फिर वो इनकॉर्पोरेट होता है कहाँ, आपके जेनेटिक मटेरियल में। उसके बाद आप ही के ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन मशीनरी को यूज करके वो नया वायरस बनाते हैं, और वो वायरस रिलीज होकर नए सेल को इन्फेक्ट करते हैं। सही है, चलो आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो कैसे, यहाँ तक समझ में आया कि ये सर एचआईवी वायरस है, इम्यूनोडेफिशिएंसी होता है, ये स्ट्रक्चर है, और ऐसे करके इन्फेक्शन हो रहा है। तो इम्यूनोडेफिशिएंसी कैसे हुआ, है ना, कैसे हुआ वो समझ रहे हैं अपन। तो हाउ वायरस इन्फेक्ट, क्या एचआईवी वायरस इन्फेक्ट टू डिफरेंट सेल। एचआईवी वायरस जो है दो डिफरेंट सेल को इन्फेक्ट करते हैं। पहला सेल है मैक्रोफेज, है ना, पहला सेल कौन सा है, मैक्रोफेज। ये जैसे ही आपके बॉडी के अंदर एंटर किए तो सबसे पहले ये अटैक कहाँ करेंगे, मैक्रोफेज में। मैक्रोफेज में क्या प्रेजेंट है, GP120 का कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये उससे बाइंड करते हैं और उसके अंदर घुस जाते हैं। सही है, घुस के क्या करेंगे, ये यही प्रोसेस करेंगे और मल्टीप्लाई, अपना नंबर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो इन्फेक्ट एंड मल्टीप्लाई इनसाइड द मैक्रोफेज। मैक्रोफेज के अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और अपना नंबर बढ़ाएंगे, और नंबर बढ़ने के बाद ये क्या करेंगे, दे कम्स आउट विदाउट किलिंग मैक्रोफेज। मैक्रोफेज को बिना मारे सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकल के आके नए सेल को क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे, है ना, नए सेल को क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे। मैक्रोफेज को बिना मारे, मैक्रोफेज को मार नहीं रहे, ये बात ध्यान रखोगे आप, ठीक है, बिना मारे बाहर निकलते हैं और नए बाजू बाजू के सेल को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इन्फेक्ट्स न्यू सेल, और निकल के क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे न्यू सेल को। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कि मैक्रोफेज में क्या हो रहा है, ये इसके अंदर जा रहे हैं। और आप सोचो, मैक्रोफेज खुद एक इम्यून सेल है, मैक्रोफेज, टी हेल्पर सेल, ये सब क्या है, इम्यून सेल है, जो नॉर्मली पैथोजन को पकड़ के क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। ये एचआईवी वायरस इतने डेंजर हैं कि ये जाके सीधा है ना, किससे, मैक्रोफेज और टी हेल्पर सेल से ही पंगा, इन्हीं को निपटा रहे हैं, ये दुनिया को निपटा रहे हैं। ये एचआईवी वायरस आके इन्हीं को खेल दे रहा है, समझ रहे हो। इम्यून सेल, यही सेल आपको कल ही पढ़े आप, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, टी हेल्पर सेल, बी हेल्पर
को एक्टिवेट कर रहा है, एंटीबॉडी बनवा रहा है, इम्यून सिस्टम से आपका पैथोजन क्लियर हो जाएगा। आज आप क्या देख रहे हो कि HIV वायरस इसी सेल को जाके क्या कर दे रहा है, इन्फेक्ट कर दे रहा है। ठीक है, अब मैक्रोफेज के अंदर ये जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मैक्रोफेज को बिना मारे ये क्या कर रहे हैं, निकल रहे हैं और जाके दूसरे सेल को इन्फेक्ट कर रहे हैं। उसमें कुछ और भी मैक्रोफेज को इन्फेक्ट करेंगे और कुछ क्या करेंगे, टी हेल्पर सेल को इन्फेक्ट करेंगे। क्लियर? अब यहाँ कंडीशन ये था बेटा कि इसको बिना मारे, विदाउट किलिंग, मतलब बिना मारे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, ये जगह बन गया है जहां जाके ये मल्टीप्लाई करते हैं और निकल के वहां से खेल खेल रहे हैं। इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, मैक्रोफेज को, इट इज द HIV फैक्ट्री ऑफ द सेल। HIV फैक्ट्री ऑफ द सेल, यहीं पे लिख रहे हैं अपन, HIV फैक्ट्री ऑफ द सेल। किसको बोलते हैं, मैक्रोफेज को बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टी हेल्पर सेल। अब यहां से ये मल्टीप्लाई के निकल के जाते किसको इन्फेक्ट किए, टी हेल्पर सेल को इन्फेक्ट किए। सही है, देखते हैं टी हेल्पर सेल को क्या करेंगे। इन्फेक्ट्स टी हेल्पर सेल, है ना, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में आता है बेटा ये सेल, कल पढ़ेंगे अपन। तो इन्फेक्ट किए टी हेल्पर सेल को, इसके अंदर क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद इसको मैक्रोफेज की तरह इसके ऊपर तैयार नहीं रखा जाएगा, इसको मार के इनको निकलेंगे वायरस इनके। टी हेल्पर सेल को किल करेंगे, मारेंगे, उसके मेम्ब्रेन को फाड़ फुड़ा के नुकसान करके पूरा मार देंगे, डेड कर देंगे और खुद बाहर निकल के दूसरे सेल को क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे। आपका इतना इंपॉर्टेंट सेल जो आपके बी सेल्स को, टी सेल को एक्टिवेट करवा रहा था, उसी को ये क्या कर रहे हैं, मार के क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। इसीलिए आपका इम्यून सिस्टम धीरे धीरे क्या होने वाला है, वीक होने वाला है, कमजोर होने वाला है, क्योंकि आपका टी हेल्पर सेल जो कल आप सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में पढ़े, जिसका ह्यूमरल इम्यूनिटी में भी रोल था, उसी सेल को आप क्या कर रहे हो, खत्म कर रहे हो। तो मल्टीप्लाई करेंगे एंड कम्स आउट बाय किलिंग टी हेल्पर सेल, कम्स आउट बाय किलिंग टी हेल्पर सेल। इनको मार के ये क्या करेंगे, बाहर आएंगे और इन्फेक्ट करेंगे न्यू सेल को, इन्फेक्ट्स न्यू सेल। और ये चलता जाएगा, ये चलता जाएगा, ये चलता जाएगा। सही है, क्या होता है, अगर मैं आपको बोलूँ, एग्जैक्ट नंबर आपको बताऊं मैं, तो टी हेल्पर सेल का अगर मैं आज जाता हूँ अपना ब्लड टेस्ट कराता हूँ, तो ब्लड टेस्ट में टी हेल्पर सेल का नंबर चेक करें तो नॉर्मल जो काउंट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 900 इंटू 10 टू द पावर 6 पर लीटर, इतना काउंट मिलेगा आपको पर लीटर। 900 इंटू 10 टू द पावर 6 इतना टी हेल्पर सेल मिलने का है। अब ये क्या हो रहा है बेटा, इसमें HIV वायरस इंटर किया है, मल्टीप्लाई किया है, इसको मार के बाहर निकल रहे हैं और नए टी हेल्पर सेल को इन्फेक्ट करते हैं, उनको मारते हैं, और ये कार्यक्रम कंटिन्यू चले जा रहा है। 1 साल 2 साल, कभी कभी 10 साल लग जाता है पूरा ये सब होते होते, है ना। और ऐसा होते होते जब इसका वैल्यू पहुंच जाएगा 200 लेस देन, इससे भी कम हो जाए, 200 इंटू 10 टू द पावर 6, है ना। पहले कितना था, 900, लगभग 4.5 टाइम्स मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो इससे कम होके यहाँ पहुंच जाता है तो आपका टी हेल्पर सेल का नंबर क्या हो गया, बहुत कम हो गया। और इसी से आपको क्या हो जाता है, इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोडेफिशिएंसी। इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोडेफिशिएंसी। चलिए, इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोडेफिशिएंसी। और जैसे ही इम्यूनोडेफिशिएंसी हुआ, इम्यूनोडेफिशिएंसी होने से अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन, है ना, अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस जैसे कि टैक्सोप्लाज्मा, है ना, माइकोबैक्टीरियम, प्रोटोजोन्स, फंजाई, ये क्या करने लगते हैं, आपको इन्फेक्ट करना चालू कर देते हैं। इन्फेक्ट नॉर्मली बेटा, नॉर्मली आप समझना, अभी मैं हेल्दी हूँ, सपोज एग्जांपल, टैक्सोप्लाज्मा, माइकोबैक्टीरियम, प्रोटोजोन्स, फंजाई, कई ऐसे हैं
जो आपको डिजीज कर नहीं सकते हैं। आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि इनके पास हिम्मत नहीं है कि आपके इम्यून सिस्टम से लड़के ये आपको अंदर मल्टीप्लाई करके आपको डिजीज कर सके। लेकिन कंडीशन बुरा है बेटा, कंडीशन बुरा ऐसा है कि आपके टी हेल्पर सेल को मार मार के HIV ने क्या कर दिया है, 200 × 10⁶ से भी क्या कर दिया है, कम कर दिया है, जिससे आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होके बैठा हुआ है। और इसी का मौके का फायदा, मौके को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी बोलते हैं ना। तो ये मौके का फायदा उठा के ऐसे फंजाई, ऐसे प्रोटोजोआंस, कुछ माइकोबैक्टीरियम, कुछ टॉक्सोप्लाज्मा, ये लोग नॉर्मली आपको इन्फेक्ट नहीं कर सकते हैं, बट अपॉर्चुनिटी देखें कि इम्यून क्या है, डेफिशिएंट है, उस समय आपको क्या कर दिए, इन्फेक्ट कर दिए और आपको क्या कॉज करेंगे, डिजीज करेंगे। क्या करेंगे, डिजीज करने लग जाते हैं, है ना। तो ये है इसका पूरा हिस्ट्री कि ये टी हेल्पर सेल को आपको क्या कर रहा है, डेड कर रहा है, किल कर रहा है। और उसका नंबर नॉर्मल से 900, ये हमारे पास नॉर्मल नंबर है, और ये हमारे पास क्या है, इम्यूनो डेफिशिएंट 200। इससे कम होने के कारण ये अपॉर्चुनिटी, मौका देख के ऐसे पैथोजन जो डिजीज आपको नॉर्मली, यहाँ पे कई बैक्टीरिया, हवा में कई बैक्टीरिया फंजाई है, क्या मेरे को सभी फंजाई बैक्टीरिया से डिजीज हो जा रहा है, नहीं, क्योंकि मेरा इम्यून सिस्टम बैठा हुआ है मेरी रक्षा करने के लिए। लेकिन उसी को HIV वायरस क्या करता है, उसी को जाके हमला करता है ना। तो कुछ एक सिस्टम में क्वेश्चन भी आता है, जैसे कभी कभार कुछ डिजीज होता है जो आपके इम्यून सिस्टम को छूट के निकल जाते हैं। कुछ वायरस बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि आपके इम्यून सिस्टम को छूट के निकल लिए, है ना। जैसे लुका छुपी खेलते हैं तो उधर खड़ा था, धीरे से चुपके से निकल लिया, उसको पता ही नहीं चला, और अपन जाके वहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर धीरे से डिजीज हो गया। तो ये एक तरीका है कि इम्यून सिस्टम को एस्केप करते हैं, है ना। एस्केप करना मतलब उससे छुटकारा लेके भागना, ठीक है, उससे छुटकारा लेके भाग जाते हैं और सीधा जाके क्या कर रहे हैं, बाद में डिजीज कर रहे हैं। दूसरा तरीका ये इनका फादर है ना, ये क्या कर रहा है, ये बोल रहा है मैं छुपा छुपी नहीं करूंगा, मैं सीधा गोली मारूंगा, है ना। सीधा जाके आपके मैक्रोफेज, टी हेल्पर सेल, जिससे बाकी लोग छुप रहे थे, ये उन्हीं को जाके इन्फेक्ट करके वहीं मल्टीप्लाई करके उन्हीं टी हेल्पर सेल को मार मार के आपको इम्यूनोडेफिशिएंट बना। क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका इम्यूनोडेफिशिएंसी HIV का हिस्ट्री है। इसमें 2-4 पॉइंट आप ये सब याद रखोगे कि ये HIV फैक्ट्री ऑफ द सेल है, और इसका नंबर क्या होता है, किल करने के कारण धीरे धीरे कम होता है, इम्यूनोडेफिशिएंट होता है। ये अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन आप याद रखोगे कौन कौन से हैं, टैक्सोप्लाज्मा, माइकोबैक्टीरियम, प्रोटोजोआस एंड फंजाई, है ना। ये आपको इन्फेक्ट करते हैं और डिजीज होने लगता है। इस बीच में जब ये सब चल रहा है ना, जब ये सब चल रहा है तो कुछ अर्ली सिम्टम भी आएंगे, है ना, कुछ अर्ली सिम्टम्स भी आएंगे, जैसे कि वीकनेस, डायरिया, ठीक है, वीकनेस है, डायरिया है, फीवर है, डिस्चार्ज फ्रॉम जेनिटल ऑर्गन, डिस्चार्ज फ्रॉम जेनिटल ऑर्गन ना, जेनिटल ऑर्गन से डिस्चार्ज, ये सभी सिम्टम किसके हैं बेटा, ये सभी सिम्टम्स HIV मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के ये इन्फेक्शन है। वीकनेस, डायरिया, फीवर, ये सब अगर आता है, ऐसा फील हो रहा है, जेनिटल ऑर्गन में डिस्चार्ज फील हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज है, रेड रैशेस है, कुछ अलग लग रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि ये आपको इन्फेक्ट कर चुका है, डिजीज है, और आगे जाके धीरे धीरे ये जैसे जैसे और बढ़ेगा, इम्यूनोडेफिशिएंसी हो जाएगा, और उसके बाद तो हालत बहुत खराब हो जाता है। छोटे मोटे जो नॉर्मली आपको डिजीज नहीं कर सकते हैं, वो भी आपको डिजीज करने लगते हैं, है ना। तो अपन बोलते हैं कोई भी सुना के चले गया, तू भी सुना ले, तेरे दिन अभी अच्छे हैं, अपने दिन खराब चल रहे हैं, ये वही समय है, ये दिन खराब हो जाते हैं, और बाकियों में दिन अच्छे होते हैं, इसका इलाज भी नहीं है, इसका परमानेंट इलाज भी नहीं है। ट्रीटमेंट अगर हम इसका देखें, ट्रीटमेंट अगर इसका हम देखें तो ट्रीटमेंट में आप इसके लिए आपको कुछ रेट्रोवायरल ड्रग देते हैं, रेट्रोवायरल ड्रग देते हैं। रेट्रोवायरल ड्रग मतलब ये रेट्रोवायरस है, तो रेट्रोवायरस को रोकने वाला, उनके ग्रोथ को रोकने वाला ड्रग देते हैं, है ना। तो रेट्रोवायरल ड्रग क्या करता है बेटा, ये ज़्यादा से ज़्यादा इस वायरस के मल्टीप्लिकेशन का जो रेट है,
कि कितना स्पीड से मल्टीप्लाई कर रहा है, उसको बस स्लो डाउन कर सकता है, उसको खत्म नहीं कर सकता है ये, ठीक है। तो इट कैन स्लो डाउन द मल्टीप्लिकेशन, इट कैन स्लो डाउन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस बट कैनॉट स्टॉप इट, बट कैनॉट स्टॉप इट। ये स्टॉप रोक नहीं सकता है, और रोकेगा नहीं तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपका सिम्टम कुछ समय के लिए रुक जाएगा, एज आपका बढ़ जाएगा, उम्र मतलब लाइफ थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो जाएगा। अगर 40-45 में अगर वो डेथ हो सकता है, तो शायद इसको 48, 49, 50, 55 इतना कर पाए, लेकिन कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है ना, कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसको टेस्ट कैसे करेंगे, है ना, इसको टेस्ट कैसे करेंगे, ये अगर हम समझें, इसका डायग्नोसिस कैसे होगा कि हुआ है कि नहीं हुआ है। अब किसी को डाउट है कि भाई ये सब हो सकता है, तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो डायग्नोसिस करने के लिए सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब प्रिलिमिनरी टेस्ट टाइप का है, जैसे एग्जाम बोर्ड से पहले प्री बोर्ड होता है, देखते हैं कैसा चल रहा है, तो वैसे ही पहले स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे, इसके बाद कंफर्मेशन टेस्ट करेंगे। अगर ये दिखाता है कि हाँ हो सकता है, पॉजिटिव लग रहा है, तो एक फिर कंफर्मेशन टेस्ट करते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा होगा, एलाइसा। स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा होगा, एलाइसा, है ना। एलाइसा बोलने से एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसिड, है ना। अगर ब्रीफ में आपको हल्का सा मैं बताऊं, मान लो कि कोई पेशेंट है, पेशेंट इसको डाउट है, तो ये सैंपल इसका हम क्या करेंगे, ब्लड सैंपल लेंगे, है ना, ब्लड सैंपल लेंगे, और ब्लड सैंपल में हम क्या करेंगे, इसमें अगर वायरस प्रेजेंट है, तो वायरस प्रेजेंट है तो हमारे पास वायरस का स्ट्रक्चर देखिए, GP41, GP120, ये सब क्या है, प्रोटीन है, और प्रोटीन आर व्हाट, एंटीजन। प्रोटीन क्या है, एंटीजन है। तो हम वायरल एंटीजन के खिलाफ, वायरल एंटीजन के खिलाफ हम पहले से लैब में क्या बना के रखे हैं, एंटीबॉडी बना के रखे हुए हैं। क्या बना के रखे हुए हैं, एंटीबॉडी, एंड विच इज टैग्ड विथ एंजाइम, जो कि टैग है किसके साथ, एंजाइम के साथ टैग्ड है। मतलब एक ऐसा एंटीबॉडी हम आर्टिफिशियली बनाए हैं जो वायरल प्रोटीन के अगेंस्ट है, वायरल एंटीजन के अगेंस्ट है, और उसमें क्या लगा हुआ है, साथ में एंजाइम लगा हुआ है। वो एंजाइम का जो सबस्ट्रेट अगर आप डालते हो, तो सबस्ट्रेट को जब वो प्रोडक्ट बनाता है एंजाइम, तो लाइट निकलता है, ल्यूमिनेसेंस निकलता है। क्लियर है। इसको अगर समझो आप, अगर इस सैंपल में सपोज जो भी पेशेंट था, इसके ब्लड सैंपल में वायरस प्रेजेंट है, तो ये छोटा सा टेस्ट कर रहे हैं। मान लो यहाँ पे हम क्या किए, सैंपल डाले, है ना, ब्लड का सैंपल ले लिए, तो ब्लड सैंपल, इस सैंपल में मान लो कि ये वायरस है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने ऑलरेडी वायरल का जो एंटीजन है उसके खिलाफ एंटीबॉडी जिसमें एंजाइम लगा हुआ है मैंने बना चुका हूं, है ना। उस एंटीबॉडी को मैं यहाँ पे डालूंगा। अगर यहाँ पे सैंपल है तो एंटीबॉडी आपको बोले थे दे आर हाईली स्पेसिफिक, है ना, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, है ना, वेरिएबल रीजन के कारण, एंटीजन बाइंडिंग साइट के कारण। तो अगर यहाँ एंटीजन है तो ये वाला एंटीबॉडी यहाँ पे जाके लग जाएगा जिसमें एंजाइम लगा हुआ है ना, हमने एंजाइम लगा के बनाया था, ये एंजाइम लगा हुआ है, लग गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब इसको आप एक बार क्या करो, वॉश कर लो। वॉश कर लो बोलने से जैसे ये बना हुआ, इसमें पानी डाले, निकाले, ठीक है। निकालने से क्या होगा बेटा, अगर कुछ एक्स्ट्रा एंटीबॉडी, मान लो हो सकता है सर आप यहाँ एंटीजन नहीं है लेकिन ये एंटीबॉडी ऐसे घिरा हुआ पड़ा हुआ है, सही, तो ये जो घिरा हुआ ऐसे नॉर्मली पड़े हुए हैं, इसको अगर वॉश करते हो आप तो ये निकल जाएंगे। बट एंटीजन के साथ अगर बाइंड है तो वो टाइट बाइंडिंग होता है, वो नहीं निकलेगा, वो रह जाएगा। तो आपके पास ये है। अब इसमें आप क्या डालें, सबस्ट्रेट डालें, क्या डालें, सबस्ट्रेट डालें। और सबस्ट्रेट को ब्रेक डाउन अगर एंजाइम करता है, एंजाइम ब्रेक डाउन सबस्ट्रेट, एंजाइम क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक डाउन सबस्ट्रेट। और सबस्ट्रेट को ब्रेक डाउन करने से क्या निकलेगा, ल्यूमिनेसेंस निकलता है ना, ल्यूमिनेसेंस। ल्यूमिनेसेंस मान लें नॉर्मली अगर बोले अपन लाइट एमिट होता है, लाइट निकले, है ना। तो अगर लाइट निकल रहा है
मतलब एंटीजन यहाँ पे था। कौन सा एंटीजन? वायरल एंटीजन। अगर सैंपल नेगेटिव है, उस सैंपल में वायरल आरएनए का वायरल प्रोटीन नहीं है, एचआईवी का इन्फेक्शन नहीं है, तो उसमें प्रोटीन नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या ये एंटीबॉडी जाके लगेगा उससे? नहीं लगेगा। जब उसका एंटीजन ही नहीं है तो एंटीबॉडी किससे लगेगा? नहीं लगेगा। तो जब आप वॉश करोगे तो ये भी निकल जाएंगे, और उसके बाद जब सब्सट्रेट डालोगे तो जब एंटीबॉडी ही नहीं है एंजाइम के साथ, तो सब्सट्रेट से क्या लाइट निकलेगा? नहीं निकलेगा। अगर लाइट नहीं निकल रहा है तो सैंपल नेगेटिव है, लाइट एमिट हो रहा है तो सैंपल पॉजिटिव है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब एलाइसा, है ना। इसके बाद दूसरा एक टेस्ट है, आप याद रखोगे, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। दूसरा टेस्ट कौन सा है? वेस्टर्न ब्लॉटिंग। इस टेक्निक से हम क्या करते हैं? कंफर्मेशन कर लेते हैं। ये कंफर्मेटरी टेस्ट है ना। ये क्या है? कंफर्मेटरी टेस्ट है। कंफर्मेशन के लिए अगर यहाँ पे रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो फाइनली एक बार और कंफर्म करने के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग करेंगे, है ना। आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा, व्हिच इज द स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर एचआईवी? आंसर होना चाहिए एलाइसा। व्हिच इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एचआईवी? आंसर होना चाहिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग। क्लियर है बात? ठीक है। इसके आगे हम देखें तो एचआईवी सस्पेक्टेड इंडिविजुअल कौन है ना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी आपको मैं पढ़ाया था, वहाँ भी हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में बात किए थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। तो हम बताए थे कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर नहीं होना चाहिए। पहला, पर्सन हैविंग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर आर मोर प्रोन टू एड्स, है ना। एचआईवी इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस है। पर्सन हैविंग सेक्सुअल पार्टनर विद अननोन सेक्सुअल पार्टनर, जिसको जानते नहीं है, अननोन है, वहाँ पे ज़्यादा चांस है। तीसरा कंडीशन, पर्सन कंटिन्यूसली रिक्वायर्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं बेटा जिसको, जैसे आप जेनेटिक्स चैप्टर पढ़े थे उसमें पढ़े थे डिजीज थैलेसीमिया, है ना। थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ऐसे पेशेंट को बेटा ब्लड चढ़ाना पड़ता है बार बार, है ना। हर एक महीने में, हर 3 महीने में इनको बार बार क्या करना पड़ता है? फ्रेश नया ब्लड चढ़ाना पड़ता है। तो ये जो एचआईवी वायरस है, ये गले लगने से, किस करने से, या फिर उसके साथ खाना खाने से, फूड शेयर करने से, उसके साथ कपड़ा शेयर करने से, उसके साथ घूमने से नहीं होता है। ठीक है, ये मिथ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये सिर्फ फ्लूइड कंटामिनेशन, है ना। फ्लूइड मतलब ब्लड मिक्सिंग होता है तो ये वायरस क्या होता है? ट्रांसमिट होता है ना। तो ये वायरस क्या होता है? ट्रांसमिट होता है। तो जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन बार बार जरूरत पड़ रहा है, वो उसको चांसेस है कि हो सकता है। और एक कंडीशन है कि ड्रग्स लेते हैं बेटा, तो ड्रग्स लेने का कुछ तरीका होता है कि निडिल, इन्फेक्टेड निडिल, है ना, बार बार जो इंट्रावीनस ड्रग लेते हैं। अगला टॉपिक जो इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक है, ड्रग एब्यूज, है ना। तो ड्रग्स लेते हैं तो कुछ लोग निडिल से ड्रग को इंजेक्शन के रूप में क्या करते हैं? अपने डायरेक्टली ब्लड में डालते हैं। तो ऐसे लोग जो कंटिन्यूसली इंट्रावीनस मतलब डायरेक्टली ब्लड में क्या कर रहे हैं? ड्रग्स डाल रहे हैं, निडिल शेयर कर रहे हैं आपस में, वैसे लोग ज़्यादा प्रोन हैं, मतलब उनको ज़्यादा चांसेस है कि एचआईवी इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। क्लियर है? तो ऐसे कई कंडीशन है जिससे एचआईवी इन्फेक्शन हो सकता है। इससे बचने के लिए इसको क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए, प्रोटेक्शन यूज करना चाहिए, और मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर नहीं रखना चाहिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए भी आगे जाके WHO और एक संस्था है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नाको बोल के, कभी कभार आप दंतेवाड़ा में पहले एक बड़ा सा पोस्टर भी लगा हुआ था, है ना, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इन लोग ने कई कंडीशन किया है, जैसे ब्लड बैंक होता है, तो ब्लड बैंक में जो बच्चे ब्लड डोनेट करते हैं, है ना, तो अब ब्लड डोनेट कर दिया, कोई बदमाश आदमी जाके एचआईवी ब्लड डोनेट कर दिया, अब उस ब्लड को किसी को चढ़ा दोगे तो उसको भी एचआईवी हो जाएगा। तो ब्लड बैंक जैसे जगहों में प्रॉपर एचआईवी स्क्रीनिंग करना, ब्लड लेके उसका स्क्रीनिंग करना, पहले टेस्ट करना कि वायरल कंटामिनेशन फ्री है, वायरस नहीं है, टेस्ट करने के बाद ही उसको ब्लड बैंक में रखा जाता है अभी के कंडीशन में, ऐसा कई समय से। सही बात है, जरूरी है कि ये सब कंडीशन नाको और WHO ने मिलकर किया, है ना। अवेयरनेस, एजुकेशन, अवेयरनेस बढ़ाया किसने? WHO और नाको ने। तो ये ओवरऑल आपका एड्स के बारे में डिस्क्रिप्शन है, ठीक है।
तो ओवरऑल अपने को एड्स पूरा कंप्लीट हो गया। डायग्नोसिस देखे, ट्रीटमेंट देखे, सिम्टम देखे, है ना, सिम्टम अर्ली देखे, फिर लेट सिम्टम देखे, पूरा डिटेल में समझे, एंटीजन प्रोटीन जो भी है ना, कंटिन्यूस हम डिटेल में समझे। आगे बढ़े तो एक छोटा सा टॉपिक हो जाएगा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, है ना, एक छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं अपन। एड्स खत्म हो गया, आगे एक बढ़ के छोटा सा टॉपिक कर रहे हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है। अब एक जैसे आपको मैं बताऊं कि मैं आपको बताया एंटीजन, एंटीजन में क्या है बोला, एंटीजन बोला प्रोटीन है, लाइपोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, न्यूक्लियोप्रोटीन है, लाइपोपॉलीसेकेराइड है, ये सब क्या है, एंटीजन है ना। और एंटीजन से कौन बाइंड करता है, एंटीबॉडी, उसको आपका इम्यून सिस्टम के सेल रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको सिस्टम से क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। तो क्या हमारे अंदर प्रोटीन नहीं है, क्या हमारे अंदर न्यूक्लियोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है। तो हमारे सेल क्या एंटीजन है, हमारे सेल भी एंटीजन है हमारे सेल भी एंटीजन है। तो क्या हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम वाला जो सेल है, बी सेल, टी सेल, जो फॉरेन एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर रहे थे, हमारे सेल को अटैक करते हैं, कि हमारे सेल को मार मार के क्लियर कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं, है ना, नहीं कर रहे हैं। क्लियर बात? तो इसका मतलब एंटीजन को हम दो पार्ट में डिवाइड किए, एक सेल्फ एंटीजन, एक फॉरेन एंटीजन। सेल्फ एंटीजन मतलब मेरे बॉडी के जितने भी प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन जो भी है एंटीजन, उसको क्या बोल रहे हैं, सेल्फ एंटीजन। और सेल्फ एंटीजन को आपका इम्यून सिस्टम के बी सेल, टी सेल, एंटीबॉडी अटैक नहीं करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। बट सम केसेस में बेटा जेनेटिक डिसऑर्डर होने के कारण या फिर आज भी कई अननोन रीजन के कारण क्या होता है, कभी कभी समटाइम्स किसी किसी पर्सन्स में आपका इम्यून सेल आप ही के एंटीजन को अटैक करके डिस्ट्रॉय करने लगता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो मतलब सेल्फ, ऑटो मतलब क्या बेटा, सेल्फ। आपका ही इम्यून सिस्टम का सेल अपने ही सेल्फ एंटीजन को डिस्ट्रॉय करता है, उसी को क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। डिस्ट्रॉयज, है ना, क्या लिखते हैं अपन, इम्यून सिस्टम gets activated and destroys self antigen, और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, है ना, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है। अब इसमें एक चीज आपको और समझाते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, सुनने का है और समझने का इंपॉर्टेंट है। अब कैसे पता चलेगा सर कि ये सेल्फ एंटीजन है, खुद का एंटीजन है, और कैसे वो पहचानेगा कि प्रोटीन तो प्रोटीन है, अमीनो एसिड का बना हुआ है, कैसे पहचानेगा कि वो बाहर से आया है, फॉरेन एंटीजन है ना, इम्यून सिस्टम कैसे पता चलेगा? तो इम्यून सिस्टम का आपको मैं बोला था बेटा कि बी सेल और टी सेल एक बनने को बोलते हैं प्रोलिफरेशन, उसके बाद होता है उनका मैच्यूरेशन। मैच्यूरेशन बोलने से परिपक्वता, सही है। तो मैच्यूरेशन मतलब परिपक्वता, और मैच्यूरेशन के समय ही बी सेल का मैच्यूरेशन कहाँ होता है, बोन मेरो में, बड़े बोन के, फीमर जैसे बोन के बोन मेरो में। और टी सेल का मैच्यूरेशन कहाँ होता है, थाइमस में। कहाँ होता है, थाइमस में। तो थाइमस में जो मैच्यूरेशन जब होता है तो वहाँ पे उस ट्रेनिंग होता है, मैच्यूरेशन समय क्या होता है, ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग में आपके बॉडी के जितने भी एंटीजेंस हैं उनको दिखाया जाता है, उनको ये देख लो भैया ये आपने खुद के एंटीजन है उस ट्रेनिंग में, तो वो पूरा देख देखा के रेडी रखते हैं कि ये हमारे एंटीजन है। उस ट्रेनिंग के समय अगर कोई गलती करता है कि अपने ही सेल को नहीं पहचान पा रहा है ना, उसको दिखाने के बाद भी उसको मार रहा है, उसको वहीं पे मार दिया जाता है थाइमस में, उसको आपके ब्लड में रिलीज ही नहीं किया जाता है। जो ट्रेनिंग पास होता है उसी को आपके ब्लड में सर्कुलेट किया जाता है, छोड़ा जाता है। लिम्फॉइड ऑर्गन में क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, फिर लिम्फॉइड ऑर्गन में सर्कुलेट होकर वो ढूंढते रहते हैं, फॉरेन एंटीजन को इंतजार करते रहते हैं। वो आपके बॉडी के एंटीजन को, उनका ट्रेनिंग पास हो चुका है तो आपके बॉडी के एंटीजन को अटैक नहीं करते हैं। ठीक है। तो आपके बॉडी को छोड़ के उसको कोई और दिखेगा, वो उसके लिए क्या है, फॉरेन एंटीजन है। तो इस प्रकार से काम करते हैं। बट कभी कभार ड्यू टू सम जेनेटिक एंड अननोन रीजन, है ना, क्यों होता है बेटा, ड्यू टू सम जेनेटिक्स
एंड अननोन रीजन। कुछ अननोन रीजन है, आज भी हम रिसर्च कर रहे हैं बेटा, बहुत सारे रीजन पता है, कुछ अननोन रीजन भी हैं, उनके कारण ही क्या होता है आपका इम्यून सिस्टम फेल्स टू, इम्यून सेल्स स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग सेल्फ एंटीजन एज फॉरेन एंटीजन की तरह रिकॉग्नाइज करना चालू कर देते हैं। एग्जांपल है क्या, एग्जांपल है आप याद रखो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ना, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो आर्थराइटिस मतलब जॉइंट पेन, आर्थराइटिस अगर आप सुने होंगे तो जॉइंट पेन बोलते हैं, उसमें एक टाइप है बेटा रूमेटॉइड आर्थराइटिस। नॉर्मल एक और आर्थराइटिस होता है जिसको जॉइंट घुटने में दर्द है, वो जॉइंट पेन हो रहा है, आर्थराइटिस है। उसमें एक वैरायटी है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और ये कैसा डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, सही है। इसमें क्या होता है बेटा, आपके दो जो बड़े बोन्स हैं उनके बीच में फ्लूइड होता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। वो साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है, दोनों हड्डी को टकराने नहीं देता है, शॉक एब्जॉर्ब करता है, जिससे टक 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 आवाज नहीं आता है और दर्द नहीं करता है। दो हड्डी कड़ा चीज आपस में टकराएगा तो दर्द देगा, उसको दर्द से बचाता है, शॉक एब्जॉर्ब करता है, वो फ्लूइड है ना, ग्रीस टाइप का होता है। अब उसको बनाने वाले भी सेल है साइनोवियल सेल, उन्हीं सेल को आपका इम्यून सिस्टम फॉरेन एंटीजन की तरह पहचानता है और उनको डिस्ट्रॉय करता है। उनको डिस्ट्रॉय करते हो तो साइनोवियल फ्लूइड कौन बनाएगा, नहीं बनेगा। तो धीरे धीरे जो पहले बने हुए थे वो भी साइनोवियल खत्म होंगे और उसके बाद क्या होने लगता है, जॉइंट पेन होने लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप एक चीज और याद रखोगे, हाशिमोटो डिजीज, ठीक है। ये भी क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड। कौन सा, थायराइड ग्लैंड। इससे क्या हो जाता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है ना भाई। आपका थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन बन रहा है, T3 T4 ये हार्मोन्स बन रहे हैं जो आपके पूरे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, आरबीसी प्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं। अब थायरोक्सिन बनाने वाले जो सेल्स हैं वो थायराइड ग्लैंड में है। अब ये थायराइड ग्लैंड के जो बना रहे हैं सेल्स, उन्हीं को आपका इम्यून सिस्टम फॉरेन समझ के डिस्ट्रॉय कर देता है। तो क्या थायराइड हार्मोन बनेगा, नहीं बनेगा। तो हाइपो मतलब कम, थायरॉयडिज्म हो जाता है, ठीक है। उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाशिमोटो डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाशिमोटो डिजीज बोलते हैं। इसके अलावा इतना दोनों कम से कम आपको याद रखना है। इसके अलावा ये याद रख सकते हो, तो रखो मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मिस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है। इतना डिजीज आपका याद रखता है तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में आप याद रखो, ठीक है। इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। कल हम लिम्फोइड ऑर्गन एक बार देख लेंगे कि व्हाट आर द लिम्फोइड ऑर्गन, है ना। जैसे मैं बोन मैरो बोल रहा हूँ, थाइमस बोल रहा हूँ, ये सब लिम्फोइड ऑर्गन है। थोड़ा डिटेल में इसको देख लेंगे जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देन वी विल मूव इनटू द कैंसर। कल कैंसर को देखेंगे। आई थिंक कल कैंसर में पूरा दिन लग जाएगा, जैसे आज एड्स में लग गया वैसे ही कैंसर पूरा कल दिन खींच लेगा। और कैंसर देखने के बाद हल्का सा अल्कोहल और ड्रग एब्यूज को थोड़ा सा देख के हम क्या करेंगे, जितना इस बार पढ़ना है उतना देख के इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है। और आपके लिए इस सैटरडे को सैटरडे संडे, आई थिंक संडे को मेजर टेस्ट में मैं आपको क्या दिया हूँ बता दे रहा हूँ। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये जो पढ़ रहे हैं, आज भी जो पढ़े यहाँ से भी क्वेश्चन है, कल जो पढ़ेंगे वहाँ से भी क्वेश्चन होगा, इस पहले जो पढ़े वहाँ से भी क्वेश्चन होगा। इसके अलावा इवोल्यूशन से भी लगभग अच्छे खासे क्वेश्चन है, यहाँ से भी अच्छे खासे हैं, वहाँ से भी अच्छे खासे हैं। और थोड़ा बहुत 5-6 क्वेश्चन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब इवोल्यूशन से भी पहले वाला 5-6 क्वेश्चन लास्ट में दिए हैं मैंने लगभग, क्लियर है। तो आपके पास पहले भी आप यूनिट टेस्ट, माइनर टेस्ट दियो, उस टेस्ट को निकालो, उस टेस्ट को प्रैक्टिस करो, उसमें आपके पास आंसर की होगा, उस टेस्ट को रिपीट प्रैक्टिस करो, उस प्रैक्टिस करके रखना संडे को एग्जाम देने से पहले। और वीडियोस देख सकते हो देखना, नहीं तो फिर कम से कम एनसीईआरटी पढ़ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के रेडी रहना, ठीक है। सिंपली ऐसे जाके गोला नहीं मारना है, बढ़िया तैयारी करके करना एग्जाम देना है, ठीक है। फिर थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, लेट्स मीट टुमारो।